नमस्कार साथियों। हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज राज्यों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अरस्तु द्वारा राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण में षड्मुखी आधार लिया और उसमें वह सत्ता को संख्यात्मक और लक्ष्य के आधार पर उसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उसने दो आधार दिए। अरस्तु के जो दो आधार थे वो थे शासन करने वालों की संख्या तथा दूसरा राज्य का लक्ष्य। जो संख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया उसमें ही उसने दो रूप और प्रस्तुत कर दिए। जो राज्य के लक्ष्य थे उसमें शुद्ध रूप और विकृत रूप। तो उसने कहा कि जब शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो तो उसका शुद्ध रूप होता है राजतंत्र, और अगर वह विकृत हो जाए तो वह टायरेनी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर सत्ता कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में हो तो वह शुद्ध रूप में कुलीन तंत्र होता है, एरिस्टोक्रेसी, और वह विकृत रूप में कन्वर्ट हो जाता है वर्गतंत्र, ओलिगार्की में। इसी प्रकार अगर शासन बहुत से लोगों के हाथों में हो तो उस बहुलतंत्र शुद्ध रूप होता है और प्रजातंत्र उसका विकृत रूप होता है। और उसने अरस्तु ने बहुल तंत्र को ही श्रेष्ठ शासन बताया। जो राज्य के शुद्ध रूप और वास्तविक रूप से ऐसा कहना है उसका कि शासन की शक्ति का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाए, और अगर वह लोगों के कल्याण को ना करके अपना टायरनी के रूप में या कुछ इस प्रकार से विभक्त हो जाए या बंट जाए कि वह कल्याण की जगह है लोगों के काम ढंग से नहीं हो पाए तो वह विकृत रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अरस्तु ने कहा कि यह क्रम जो है वो चलता रहता है, कोई भी एक रूप हमेशा बना नहीं रहता। जब एक शुद्ध रूप होता है तो उसका थोड़े दिन बाद में विकृत रूप हो जाता है, और एक विकृत रूप फिर बाद में वो शुद्ध रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसने कहा कि जैसे एक सद्गुणी व्यक्ति का शासन, जिसे राजतंत्र कहा जाता है, विकृत होकर अत्याचार तंत्र के रूप ले लेता था। सद्गुणी, तो इस प्रकार से उन्होंने सद्गुणी और धनवान लोगों के जो शासन थे उसको उन लोगों के वर्ग ग्रहण कर लेता है, दुष्ट व लालची होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई शुद्ध रूप कन्वर्ट हो जाता है विकृत रूप में। और वह ये कहता है कि भाई जो ये शासन थे वो अरस्तु के राज्यों का वर्गीकरण है वो एक चक्रानुसार है, चक्रों के अनुसार चलता रहता है कि पहले अगर राजतंत्र है तो वह कन्वर्ट होगा अत्याचार तंत्र में, फिर कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र, बहुल तंत्र और प्रजातंत्र। ये चक्र चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक स्थायी लोकतंत्र, एक स्थायी राज शासन रह सके। अब हमने जो ये अरस्तु के वर्गीकरण, राज्यों के वर्गीकरण के बारे में बात करी, तो हम इसके दोष के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोष इस प्रकार से है कि जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया अरस्तु ने, वह वर्गीकरण वर्तमान परिस्थितियों में अनुकूल नहीं बैठता। क्योंकि संख्यात्मक आधार पर हम जो राजतंत्र को वह बताता है, तो राजतंत्र वर्तमान समय में कहीं भी किसी देश में सफल संचालित नहीं हो सकता। उसने बहुल तंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया और प्रजातंत्र को कमजोर शासन बताया या विकृत रूप बताया, लेकिन आज ज़्यादातर राज्यों में प्रजातंत्र ही सफल रूप से संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया, उनके गुण और दोषों के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक राज्यों के वर्गीकरण के बारे में। आधुनिक काल में बड़ी संख्या में लेखकों ने शासनों का वर्गीकरण किया, जिनमें जर्मनी के वेत्स, फ्रांसीसी लेखक प्रादियर, फोदेर, जर्मनी लेखक वान मोहल आदि का नाम लिया जाता है। हम जर्मन स्विस लेखक ब्लंट्सली की ओर भी बात करेंगे। अरस्तु के वर्गीकरण में उन्होंने कुछ सुधार कर दिया और उसमें कुछ डालने का प्रयास किया। उसकी दृष्टि से अरस्तु के षड्मुखी वर्गीकरण में राज्यों के वर्गीकृत विश्लेषण का सर्वोत्तम उदाहरण उसने बताया, परंतु उसने ये सुझाव दिया कि अरस्तु का जो नमूना था उसमें एक और रूप जोड़ दिया जाए। अर्थात जो अरस्तु ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ब्लंट्सली उसमें एक और जोड़ देता है और वह कहता है कि धर्म सापेक्ष राज्य जो शुद्ध रूप में है तथा उसका विचार तंत्र को राज्य के विकृत रूप में दिखाया गया है। अर्थात जो अरस्तु के राज्यों का वर्गीकरण था उसमें उसने एक और जोड़ा, धर्म सापेक्ष राज्य जो शुद्ध रूप में होगा और उसका विकृत रूप जाके कन्वर्ट हो जाएगा विचार तंत्र में। उसने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो उपरूप रूप प्रस्तुत किए, उनको वह प्राथमिक कहता है, और उसने अनेक गौण रूप भी उसके साथ साथ प्रस्तुत करे। स्वतंत्र
अर्ध स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र राज्य की संज्ञा दी और ये भी बताया कि धर्म सापेक्ष शासन, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र क्रमशः इन तीन श्रेणियों से संबंध रखते हैं। स्वतंत्र से, अर्ध स्वतंत्र से और अस्वतंत्र से ये संबंध रखते हैं। जेलेनिक भी राज्य के वर्गीकरण में बात करता है और वह दो व्यापक रूपों राजतंत्र व गणतंत्र के रूप में उसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राजतंत्र को परम तथा सीमित रूपों से युक्त आनुवांशिक तथा निर्वाचनीय रूपों में तथा गणतंत्र को तीन रूपों प्रजातांत्रिक, कुलीनतांत्रिक, अल्पतांत्रिक में उसने वर्गीकृत किया। अर्थात उसने राजतंत्र को और गणतंत्र रूप दिया, जिसमें राजतंत्र में वह है परम तथा सीमित रूप, आनुवांशिक तथा निर्वाचनीय रूप मानता है, तथा उसने गणतंत्र को जो रूप दिया वह प्रजातांत्रिक, कुलीनतांत्रिक और अल्पतांत्रिक में प्रस्तुत किया। और अंत में जो प्रजातांत्रिक नमूना है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप भी उसने वर्गीकृत किए। इसी प्रकार बर्गेश ने भी वर्गीकरण दिया और उसने सबसे पहले कहा कि राज्य के अपने शासन के साथ समरूपता के लक्षणों को माना, जिनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के प्राथमिक तथा प्रतिनिधिक रूप हो सकते हैं। दूसरे उसने कार्यपालिका, अर्थात पहले उसने राज्य के शासन के रूप में और फिर दूसरा कार्यपालिका के रूप में वर्गीकरण किया। और जो अवधि की प्रवृत्ति के आधार पर लेते हुए उसने बताया कि शासन पैतृक तथा निर्वचनीय हो सकते हैं, अर्थात आनुवंशिक भी हो सकते हैं, पितृसत्तात्मक आधार पर भी हो सकते हैं और चुनाव के आधार पर भी हो सकते हैं। तीसरा उसने ये दिया कि कार्यकारिणी तथा विधायी विभागों के बीच में संसदीय व अध्यक्षीय रूपों के बीच में भेद उत्पन्न किया। और अंत में शक्तियों के केंद्रीकरण व वितरण के आधार पर एकात्मक तथा संघात्मक शासनों में अंतर किया। अर्थात उसने चार प्रकार के, बर्गेस ने चार प्रकार दिए। एक तो उसने शासन की समरूपता के लक्षणों को माना, जिनके आधार पर उसने प्राथमिक तथा प्रतिनिधिक रूप कहा। दूसरा उसने कार्यपालिका की अवधि के आधार पर पैतृक तथा निर्वाचनीय कहा। तीसरा कार्यकारिणी तथा विधायियों के बीच जो संबंध है उसके आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक। और अंत में जो उसने कहा केंद्रीकरण व वितरण के आधार पर जो शक्तियां बटी हुई हैं उनके आधार पर एकात्मक तथा संघात्मक रूप उसने प्रस्तुत किए। लीकोक ने शासनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि वह एक तो निरंकुश तंत्र और प्रजातंत्र के आधार पर दो भागों में बांटता है। फिर वह प्रजातंत्र में विभिन्न भाग करता है, जिसमें प्रजातंत्र में संवैधानिक तंत्र भी हो सकता है और गणतंत्र भी होता है। जो संवैधानिक तंत्र है उसको वह दो भागों में बांटता है, एकात्मक जिसमें संसदात्मक मंत्रिमंडलीय शासन हो जाता है और दूसरा संघात्मक जो अध्यक्षात्मक शासकीय शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो प्रजातांत्रिक रूप में गणतंत्र को माना उसने, उसमें एकात्मक और संघात्मक दो रूप दिए, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की तरह ही संसदात्मक मंत्रिमंडलीय और संघात्मक अध्यक्षात्मक राष्ट्रपतीय शासन प्रस्तुत किया। इन वर्गीकरणों के बाद भी कोई लेखक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका और इन लेखकों के नमूनों को एक दूसरे का अतिक्रमण करते देखा गया। अतः जो शासनों का औपचारिक रूप प्रस्तुत किया गया उसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा प्रजातंत्र ये मुख्य व्यापक रूप हो गए और इनके गौण रूप हो गए एकात्मक, संघात्मक, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन एवं उनके विचित्र मिश्रण का अध्ययन करना बेहतर होगा। अर्थात जो हमने अध्ययन किया उसके आधार पर राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र मुख्य रूप में आए, व्यापक रूप में आए और फिर इनके गौण रूप एकात्मक व संघात्मक, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक आदि निकल कर आए। अब हम बात करते हैं राजतंत्र की। तो राजतंत्र शासन की एक शक्ति के रूप में होता है जिसमें एक व्यक्ति में सत्ता निहित होती है और वह राज मुकुट को धारण करता है। उसका चुनाव आनुवंशिक होता है, उत्तराधिकारी के साथ साथ प्रभाव संपन्न लोगों द्वारा निर्वाचन के आधार पर भी किया जाता है। इसमें संवैधानिक राजतंत्र जो ब्रिटेन का उदाहरण है, बेल्जियम और नीदरलैंड में भी राजतंत्र है। वास्तविक राजतंत्र और नाममात्र का राजतंत्र दो भागों इसके बांटे गए हैं। वास्तविक राजतंत्र जो राजा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है वह वास्तविक राजतंत्र होता है और राजा राज करता है तथा शासन चलाता है वास्तव में। और नाममात्र में राज्य के अध्यक्ष के प्रतीक के रूप में केवल वो अध्यक्ष का केवल राज्य का प्रतीक होता है, वह केवल राज करता है, शासन नहीं करता। प्रजातंत्र व्यवस्था का समरूपी होता है यह, अतः राजा कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि प्रजातंत्र होने के कारण राजा के निरंकुशवाद के कलंक से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात जो नाममात्र का राजतंत्र है वो ब्रिटेन का उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार कुलीन तंत्र को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। तो ग्रीक शब्द एरिस्टो से मिला है जिसको श्रेष्ठ कहते हैं और कुलीन तंत्र की परिभाषा जनसंख्या के बहुत छोटे से वर्ग तथा
छोटे चुनिंदा लोगों के शासन के रूप में है, जो जन्म, वैभव, स्तर आदि के स्तर से विशिष्टताएं लिए होते हैं और अपने श्रेष्ठता, योग्यता तथा गुण के कारण विशिष्ट थोड़े से व्यक्तियों में सत्ता के निवास को इसमें माना जाता है। अरस्तु ने भी कहा कि राजनीतिक शक्ति का निवास थोड़े से लोगों में होता है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अगला है तानाशाही, अधिनायक तंत्र या तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जो अनेकों राष्ट्रों में हमें पहले देखने को मिली थी। तुर्की में कमाल अतातुर्क, रूस में स्टॉलिन, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, स्पेन में जनरल फ्रैंको, अर्जेंटीना में पैरो, पुर्तगाल में सालाजार, युगांडा में ईदी अमीनी, पाकिस्तान में अयूब खां, याहिया खां तथा जिया उल हक, बर्मा में नेविन, और अभी भी कई दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में भी हम देख सकते हैं। अधिनायक तंत्र का अस्तित्व ऐसे व्यक्तियों की स्थिति का परिचय है जिसके पास संविधानेतर शक्तियाँ होती हैं, अर्थात संविधान से इतर शक्तियाँ होती हैं तथा जो अपने लिए राज्य का समरूपी होने का दावा करता है। वह राज्य का सत्तासीन दल या सत्तासीन दैनिक जुंडली का अध्यक्ष होता है और उसके मुख से जो कुछ निकल जाए वह ही कानून होता है तथा उसकी सत्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विरोध वह संभव नहीं कर सकता, वह विरोध को स्वीकार नहीं करता और अगर विरोध कोई करता है तो वह अपने अंग भंग को न्योता देता है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति का निरंकुश शासन जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद का पर आसीन होता है और उसी कारण किसी लोकप्रिय संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह मुकुट धारण नहीं करता तो उसे राजा की स्थिति प्रदान कर सके। अधिकांश दशाओं में वह अपने लिए राष्ट्रपति घोषित करता है, ऐसा करने की राज्य गणित राज्य बना देता है, अर्थात पहले वह सत्ता को दादागिरी से ग्रहण करता है और फिर उसके बाद वह राष्ट्रपति पद अपने आप में, जैसे पाकिस्तान में कई बार होता रहता है। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की बात करें तो आज संपूर्ण राष्ट्रों में सबसे लोकप्रिय शासन यह ही है और यह प्रजातंत्र हमने डेमोक्रेसी शब्द से बना है और डेमोस में लोग तथा क्रीशिया शासन का योग होता है और इसके आधार पर लोगों का शासन हो गया। अरस्तु ने इसे बहुतों का शासन कहा। सीले ने ऐसा कहा है कि ऐसा शासन जिसमें प्रत्येक का भाग होता है। डायसी इत्यादि इन्होंने अनेकों प्रकार की बातें कही हैं। राइस कहता है कि शासन वर्गों में नहीं बल्कि समग्र रूप में समाज के सदस्यों में समाहित होता है। अब इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार होते हैं। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर स्विट्जरलैंड है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सर्वव्यापक मताधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सावधिक चुनाव, दलों तथा हितपद समूह की भूमिका, प्रेस तथा प्रचार माध्यम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। और जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसमें उपक्रम, जनमत संग्रह, लोक निर्णय, प्रत्यावर्तन बातें होती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ जनता अपने शासन संचालन में स्वयं भाग लेती है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। इसके बाद संघीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था फेडरेशन का शासन का दोहरा रूप है। केंद्रीय अथवा संघीय शासन को राष्ट्रीय महत्व के मामलों में प्रबंधन का दायित्व सौंपा जाता है, जबकि इकाइयों की सरकारों को क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय का काम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत अमेरिका, भारत, कनाडा प्रांत इत्यादि पाए जाते हैं और इनमें पारस्परिक संबंध होता है, सहयोगी होते हैं और उनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। एकात्मक शासन, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना मुख्य विशेषता है कि केंद्र में सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं, अर्थात केंद्रीकरण हो जाता है और वहाँ से ही शासन संचालन होता है। राज्य होते तो हैं लेकिन ज़्यादातर अधिकार केंद्र का ही होता है। संसदीय शासन, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें संसदात्मक शासन में विधायिका तथा कार्यपालिका संयुक्त होती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, अर्थात संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता उत्तरदायित्व हो गया और इसे मंत्रिमंडलीय शासन या कैबिनेट का शासन भी कहा जाता है। क्रोस्टमैन ने कहा प्रधानमंत्री का शासन और इसकी विशेषताएं हैं नाममात्र का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सबल तथा प्रभावपूर्ण विरोधी पक्ष। अध्यक्षीय शासन की विशेषता अमेरिका है जहां पर शासन का संचालन राष्ट्रपति और उस राज्य का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि वह राष्ट्रपति जो होता है वह वास्तविक सत्ता का भोग करता है, विधायिका की कार्यपालिका से पृथकता होती है, निरोध तथा संतुलन पाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से शुरू करता है
रिप्रेजेंटेशन जो होता है अमेरिका में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरू होती है महाभियोग की प्रक्रिया और सदन में आरोप प्रस्तुत किया जाएगा तथा राष्ट्रपति अपना जो पक्ष है वो प्रस्तुत करेगा और उसके बाद विवाद का निर्णय सीनेट में पूरा होगा और जो 2/3 बहुमत से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने जो राज्यों का वर्गीकरण पढ़ा उसमें सबसे अब वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप वर्तमान समय में यह शासन प्रक्रिया ही या राज्यों के वर्गीकरण हमें मिलता है। तो जो वर्गीकरण हमने प्रस्तुत किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य वर्तमान समय में किन प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में संचालित होता है। धन्यवाद।